So what is the meaning of foreign exchange market? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली प्लेस या कह सकते हैं एक प्लेस होता है, एक मार्केट होता है जहां पर आप करेंसी को एक्सचेंज करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि इंडिया ने यूएस से कुछ सामान को क्या कराया, तो सामान को कुछ एक्सपोर्ट किया, ठीक है, यानी कि इंडिया से जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट हुआ, यानी दूसरी कंट्री में गया. अब उन्होंने पेमेंट में उन्होंने हमें क्या दिया, डॉलर दे दिया. अब इंडिया की कंपनी के पास डॉलर आ गया, अब उसको तो वो इंडियन मार्केट में ही कांट एबल टू यूज द डॉलर, सो व्हाट ही विल डू, ही विल एक्सचेंज दूस डॉलर इनटू रूपी, राइट. तो इस चीज को करने के लिए, यानी इस करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, यानी करेंसी को चेंज करने के लिए बेसिकली जिस मैकेनिज्म और जिस मार्केट को हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स. फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी बोलते हैं, FOREX, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स, ठीक है. फॉरेक्स अगर कहीं भी आता है तो समझ जाइएगा फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टकट है वो. तो फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लिखिए what is the meaning of foreign exchange market, right? Foreign exchange market is the market where the buyers and sellers are involved, where buyers and sellers are involved in the buying and selling of foreign currencies. Foreign exchange market is the market where the buyers and sellers are involved in the buying and selling of foreign currency. यानी फॉरेन करेंसी को जो खरीदना बेचना, या आप कह सकते हो कि अगर एक कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है और उनको करेंसी एज दूसरे कंट्री की मिल रही है तो उनको जो एक्सचेंज करवाना होता है उसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यूज करते हैं, ठीक है. आगे लिख लिया सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज. आगे लिखिए द मार्केट, एक और इसका आप यूज कर सकते हो डेफिनेशन, या तो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज, और एक और जो है वो मैं बता रही हूँ, द मार्केट इन विच the currencies of different countries are bought and sold is called forex market, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स कहते हैं, पता ही है. ये वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज का काम करता है, पूरे ग्लोबली काम करता है, और इसके कुछ मेजर फंक्शंस हैं. तो व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? दैट इज अ प्लेस वेयर वी आर बाइंग एंड सेलिंग द करेंसीज, ठीक है, और वी कैन एक्सचेंजिंग द करेंसीज, राइट. इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब ये क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फायदे, क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे के टॉपिक में. दैट इज फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट. तो सबसे पहले फंक्शंस में लिखिए क्या क्या फंक्शंस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के. तो इनके हैं, पहला तो ट्रांसफर फंक्शन. देखो जो सबसे बेसिक काम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो क्या है कि ट्रांसफर करना फंड यानी फॉरेन करेंसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, ताकि सेटलमेंट ऑफ पेमेंट हो पाए, यानी पेमेंट को सेटल करने के लिए. और पेमेंट सेटल करने की जरूरत कब पड़ेगा? जब हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, सर्विस परचेज किया दूसरे कंट्री से, और उनको एज अ पेमेंट हमें कुछ उनकी करेंसी देना है या फिर हमें कोई सेटलमेंट करना है, तो ऐसे केस में आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यूज कीजिएगा. इसका सबसे बड़ा जो प्लेयर होता है, या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है. कन्वर्जन ऑफ करेंसी टू द अनदर. ट्रांसफर फंक्शन में क्या क्या फंक्शन होगा? पहला तो ट्रांसफर फंक्शन में होगा कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. लिखिए इसमें ट्रांसफर फंक्शंस में
सबसे बेसिक जो फंक्शन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड्स यानी फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉरेन करेंसी ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स, फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। कह सकते हैं ना कि इट इज अ काइंड ऑफ मेडिएटर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक तरीके का मेडिएटर है जो दो कंट्री के बीच में जो बेसिकली डील हो रहा है, पैसों में जो डील हो रहा है बेसिकली उसको स्मूथ करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करती है काइंड ऑफ, ठीक है। तो सेटलमेंट करने के लिए क्या करेगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो बीच में एज अ मेडिएटर रहेगी। अगर इंडिया और यूएस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फॉरेक्स मार्केट इन दोनों को क्या करेगी, ट्रांसफर में, अमाउंट में, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट में हेल्प करेगी। क्लियर है? एक तरीके से कन्वर्जन भी करेगी, और क्या क्या करेगी, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर, ये होगा ट्रांसफर फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इसी में ट्रांसफर फंक्शन में एक एग्जाम्पल है। इफ द एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो रहा है कि यानी कोई इंडिया से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बाहर सेल कर रहा है, यानी यहां से सर्विस दिया जा रहा है, तो एक्सपोर्टर। इफ द एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया imports good from US and the payment to be made in dollar, मतलब एक्सपोर्टर जो है इंडिया का, यानी यहां से जो सामान भेजता है, एक्सपोर्टर जो है यानी यहां से प्रोडक्ट भेजता है, उसने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराया, यानी कि उसको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी और उसने इंपोर्ट कराया। तो इन शॉर्ट मानो कि इंडिया में प्रोडक्ट आया, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट खरीदा तो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या करना है आपको, पेमेंट। अब आपको पेमेंट करना है फ्रॉम द यूएस एंड द पेमेंट इज टू बी मेड इन डॉलर। अब आपको पेमेंट किस में करना है, आपको डॉलर में करना है। अब डॉलर में आप क्यों कीजिएगा, क्योंकि यूएस की करेंसी डॉलर है, रूपी तो है नहीं, रूपी तो इंडिया की है। तो ऐसे केस में जब अब हमको पेमेंट डॉलर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू द डॉलर विल बी फैसिलिटेटेड बाय फॉरेक्स। यानी कि अब रूपी को, जो मेरा पैसा है, जो मेरी इंडिया कंट्री का जो करेंसी है, उसको मैं कन्वर्ट करा दूंगी इंपोर्ट, जो इंपोर्टर है, सॉरी एक्सपोर्टर है, उसके कंट्री के करेंसी में। यानी कि मैं इंपोर्टर हूं, वो एक्सपोर्टर है, अब उसको पैसा देना है, तो वो अगर यूएस का है तो मुझे अपनी करेंसी को चेंज करा के डॉलर में कन्वर्ट करके देना है। अब वो कन्वर्जन का जो काम करेगा वो कौन करेगा, फॉरेक्स, ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन वगैरह परफॉर्म होगा। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करता है, बैंक ड्राफ्ट यूज करता है, ठीक है, कोई भी तरीके का, ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो इंडिया से यूएस तक का पेमेंट कौन कर देगा, फॉरेक्स मार्केट, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है, ट्रांसफर फैसिलिटी। नेक्स्ट लिखिए क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है, क्रेडिट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन लिखिए क्रेडिट फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब हम किसी को पैसा देते हैं तो बेसिकली हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, उसको पैसा दे रहे हैं। क्लियर है? तो क्रेडिट फंक्शन में फॉरेक्स क्या करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी देता है टू इंपोर्टर। इंपोर्टर का मतलब क्या है, यानी कि जिस कंट्री ने प्रोडक्ट अपने देश में मंगवाया, अब उसको पेमेंट एक्सपोर्टर को करना है, तो एक्सपोर्टर को पेमेंट देने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट की फैसिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी आपको फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स देता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, याद रखिएगा। फॉरेक्स क्या करता है, फॉरेक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लिखिए फॉरेक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स यानी जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा या फिर मंगवाया अपने देश में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयात, ठीक है। फॉरेक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द इंपोर्टर्स टू फैसिलिटेट smooth flow of goods and services, for a smooth flow of goods and services from country to country to country। अब यहां पर जो इंपोर्टर है,
वो क्या कर सकता है, उस क्रेडिट को, उस लोन को फाइनेंस कर सकता है, मतलब जिस कंट्री से प्रोडक्ट खरीदा उसको भाई पैसे वापस कर दिए। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए इंडियन कंपनी जो है, ठीक है, इंडियन कंपनी है, उसने मशीनरी खरीदा यूएस से, ठीक है, मशीनरी खरीद लिया यूएस से। अब इसको परचेज यूएस से मशीन खरीद लिया, अब मशीन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। उस पेमेंट के लिए क्या हुआ कि जो आपका फॉरेक्स मार्केट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके, बिल ऑफ एक्सचेंज एक बैंक इंस्ट्रूमेंट होता है। बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करती है, देखो मैं बताती हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब ये टर्म आया है तो इसको समझना जरूरी है। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मान लो कि मैं एक पर्सन हूं, ठीक है, मैंने कुछ सामान जो है मान लो सुरभि से खरीदा, ठीक है, अब सुरभि ने मुझे प्रोडक्ट दिया, अब मुझे उस केस में उस सुरभि को पेमेंट करना है। अब सुरभि के पास पैसे नहीं है, सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। जब मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर भी मुझे सुरभि को तो पेमेंट करना है, तो मेरे बिहाफ में बैंक एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगी और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में मेरा नाम, ठीक है, एज अ पेयर और सुरभि का नाम एज अ पेई लगा देगी। यानी मैं पैसा सुरभि को दे रही हूं, लेकिन कौन इस चीज को काम कर रहा है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने का काम कौन करेगा, बैंक। अब मुझे पैसा ना सुरभि को नहीं देना है, अब मुझे पैसा बैंक को देना है। जैसे क्रेडिट कार्ड का देखा है ना कि बैंक वाले पैसा डाल देते हैं, लिमिट दे देते हैं, आप उसको यूज कीजिए, उसका तो उसमें पैसा डालते रहिए, राइट। तो उसी तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, एक डॉक्यूमेंट, एक ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, रिटन। जैसे आपने देखा होगा ना डिमांड ड्राफ्ट कैसा होता है, आप लोगों ने कभी फीस वगैरह जमा किया होगा तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के किया होगा, कभी फॉर्म फिल किया होगा, तो सेम बिल ऑफ एक्सचेंज एक कागज होता है जिसमें मेरा साइन रहेगा, ठीक है, मेरा साइन रहेगा और सुरभि भी रिसीविंग का साइन करेगी उस पे, ठीक है, और बैंक एज अ मीडिएटर मेरी बिहाफ में सुरभि को पेमेंट कर रहा है, यानी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में सुरभि को दे रहा है। अब वो सुरभि चाहेगी तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सचेंज करा के कैश ले लेगी, उसका वैल्यू होता है, उसको एक्सचेंज करा के वो कैश ले लेगी, लेकिन मेरे बिहाफ में पेमेंट किसने किया, बैंक ने। तो बैंक एक तरीके से क्रेडिट फंक्शन का भी काम करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया सबको? यस। ठीक है, तो इसमें लिखिए फॉरेक्स प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लिख लिया ना, टू द इंपोर्टर्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्री। अब इंपोर्टर क्या करता है, कैन यूज द क्रेडिट टू फाइनेंस द फॉरेन परचेज। वही सेम चीज है कि इंपोर्टर कैन यूज द क्रेडिट टू फाइनेंस द फॉरेन परचेज, यानी किसी भी देश, दूसरे देश से, फॉरेन दूसरे कंट्री से अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदा है तो उसको बेसिकली पेमेंट करने में, क्रेडिट देने में, पैसा देने में बैंक हेल्प करेगी। नेक्स्ट लिखिए हेजिंग फंक्शन, HEDGING, हेजिंग फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेज, HEDGE, हेज का मतलब क्या होता है। जब हेजिंग वर्ड आता है तो दिमाग में अगर ये हेज होता क्या है, सी हेज इज समथिंग विच इज नोन एज फेंस, जिसको हम कहते हैं, एक तरीके से आपने देखा होगा एक पार्क है और उसके चारों तरफ से हमने जो बाउंड्री कर रखा होता है फेंस, उसको हम कहते हैं हेज। यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्शन की, कोई पार्क के अंदर एंटर ना हो पाए उसके लिए हम एक फेंस बनाते हैं, चारों तरफ से जो दीवार उठाते हैं उसको हम कहते हैं हेज। अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हेज का मतलब यही है कि किसी भी तरीके का जो एक्सचेंज रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मान लो कि अगर दो कंट्री है और एक दूसरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, एक एक्सपोर्टर एक इंपोर्टर है, अब एक भी कंट्री का अगर फॉरेन जो उसका करेंसी है अगर उसमें इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आया तो ऐसे केस में आपकी भी करेंसी, आपको भी जो पेमेंट होगा वो इफेक्ट होगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर आप पैसा रिसीव कर रहे हो, दोनों में इफेक्ट हो सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है कि किसी भी तरीके का करेंसी में अगर इन्फ्लेशन या करेंसी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आया तो उस चीज का इफेक्ट जो है बेसिकली किसी एक्सपोर्टर इंपोर्टर ऑफ फॉरेन कंट्रीज में एक्सचेंज करने में करेंसी ना पड़े। ठीक है, तो ये काम भी कौन करता है, फॉरेक्स मार्केट। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसमें हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट is to hedge foreign exchange risk।
हेज का मतलब ही यही है कि कम करना रिस्क, ठीक है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज टू हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यानी उस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को बेसिकली क्या कर देना, उसको घेर लेना, यानी उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ने ना देना, उसको रोक लेना, ठीक है, या फिर उसको लो कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो हेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यहां लिखिए द पार्टीज टू द फॉरेन एक्सचेंज, द पार्टीज टू द फॉरेन एक्सचेंज, यानी पार्टीज कौन हो सकता है, मान लो इंडिया और यूएस दो पार्टीज है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। द पार्टीज टू द फॉरेन एक्सचेंज are often afraid of fluctuation in the exchange rate, fluctuation in the exchange rate. The parties to the foreign exchange are often afraid of the fluctuation in the exchange rates, fluctuations in the exchange rate, fluctuation in the exchange rate, the price of one currency in the terms of another, ठीक है, मतलब एक करेंसी के कंपैरिजन में दूसरे करेंसी में चेंज आ रहा है, ठीक है। The parties to the foreign exchange are often afraid of the fluctuations in the exchange rate, the price of one currency, the price of one currency in terms of another, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक पार्टी को लॉस या कोई गेन हो सकता है। अब गेन के केस में तो सिचुएशन फिर भी ऐसा होता है कि चलो ठीक है, बट लॉस के केस में कंट्री इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, राइट। तो इस चीज की वजह से जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो हेजिंग प्रोवाइड करता है, एंटिसिपेट करता है, एक्चुअल क्लेम लाइबिलिटी वगैरह बताता है, ठीक है। कौन करता है ये फंक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्लियर है। बहुत सारे डीलर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। अब उसमें से एक बैंक्स भी है, जैसे बैंक्स बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज जो फैसिलिटेट करते हैं, जैसे इंडिया में HSBC है, हांगकांग शंघाई बैंक दैट इज चाइनीज बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, अमेरिकन बैंक। तो देयर आर मल्टीपल बैंक्स आर अवेलेबल इन कंट्री दैट इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज भी जो है वो एक्सचेंज बैंक्स वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, आई थिंक 3 फंक्शंस हो गए, दैट इज मोर देन इनफ, और आपके बुक में भी 3 ही फंक्शंस हैं। फॉरेन फॉरेक्स मार्केट, एक स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है सुरभि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बताओ। मैम जहाँ फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी, फॉरेन करेंसी का बाइंग या सेलिंग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, एक तरीके का मार्केट है जहां पर बायर्स एंड सेलर इन्वॉल्व होते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। स्ट्रक्चर में आएंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली फॉरेक्स मार्केट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तो एक स्ट्रक्चर में लिखिए कि द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंस्टिट्यूट्स क्या क्या चीजें हैं स्ट्रक्चर में, कौन कौन सी चीजें आएंगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने में कौन कौन है। तो सबसे पहला लिखिए सेंट्रल बैंक्स, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंस्टिट्यूट्स सेंट्रल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स कौन हो गए, जैसे आपके बाकी की जो बैंक्स है, सेंट्रल बैंक तो आपका RBI है, और कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक से डील करते हैं मेजॉरिटी, कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों आएगा। कॉमा ब्रोकर्स, ब्रोकर्स कौन होता है, सुना है ब्रोकर्स किसी ने, हु इज ब्रोकर, he is a mediator, he or she is a mediator, कोई पर्सन जो मेडिएटर होता है और बेसिकली जो करेंसी एक्सचेंज करने में उसको हेल्प करवाता है। जैसे शेयर मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, जब आप कोई फ्लैट रेंट पे लेते हैं तो भी ब्रोकर्स काम में आते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, एजेंट काइंड ऑफ, ठीक है। तो ब्रोकर्स हो गए, कॉमा एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, immigrants, immigrants, comma investors,
कॉमा टूरिस्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन कंस्टिट्यूट करता है, कौन कौन चीजें आती हैं, कौन कौन आते हैं बेसिकली। तो सेंट्रल बैंक आता है, कॉमर्शियल बैंक आता है आपका, फिर आपके ब्रोकर्स आते हैं, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स आते हैं, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इन सबको बेसिकली किस चीज की जरूरत होती है, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। और इसमें सेंट्रल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, टूरिस्ट हैं जो दूसरे कंट्री में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो मेन प्लेयर्स हैं किस चीज के, फॉरेन मार्केट के। देयर पोजीशन एंड प्लेस, जो इनका जो पोजीशन और प्लेस है ये क्या है, बेसिकली मार्केट। क्लियर हो गया। और सबसे ऊपर अगर मैं बोलूं तो सबसे ऊपर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वो है सेंट्रल बैंक, उसके बाद ब्रोकर्स वगैरह, फिर कॉमर्शियल बैंक और बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूरिस्ट, इन्वेस्टर्स और इमिग्रेंट्स। नेक्स्ट है सबसे पहले देखिए कौन है, कॉमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर एक एक करके हम सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो सेकंड सबसे मोस्ट एक तरीके का ऑर्गन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। जो बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, ठीक है। डेली इन सेंस दे कोट ऑन डेली बेसिस द फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह कोट्स करते हैं वो लोग, बाइंग एंड सेलिंग का बताते हैं फॉरेन करेंसीज का, फंक्शन करते हैं। और भी दूसरी चीजें जैसे कि डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसीज में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा था उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो दीज और ये जो बैंक्स हैं वो बाई करते हैं करेंसीज को ब्रोकर से और सेल कर देते हैं बायर्स को। तो मतलब ब्रोकर से खरीदते हैं और बायर को सेल कर देते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक ये हुए। नेक्स्ट लिखिए, कॉमर्शियल बैंक में लिखना है कुछ पॉइंट्स, यू वांट टू राइट, एनीवन वांट टू राइट इन कॉमर्शियल बैंक्स? लिखना है? I know about. क्या राइट लिखिए, द कॉमर्शियल बैंक्स dealing in foreign exchange market, the commercial bank dealing in foreign exchange market and work as a market maker. The commercial bank dealing in the foreign exchange market and work as a market maker, work as a market maker, work as a market maker. In the sense, S-E-N-C, in the sense, they quote on daily basis, Q-U-O-T-E, quote on a daily basis, they quote on a daily basis the foreign exchange rates for the buying and selling of the foreign currency. In the sense, they quote on daily basis the foreign exchange rate for the buying and selling of the foreign currencies. Foreign currencies. ठीक है। These banks buy currencies from the brokers, and sell it to the buyers, यानी कि ये जो लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि डेली जो प्राइस है उसको कोट करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ब्रोकर से खरीदते हैं करेंसीज को और बायर्स को बेच देते हैं कि भाई जिनको लेना है उनको दे देते हैं हम। कौन? कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी को भी मेंटेन कर देते हैं और ऑल्सो मेंटेनिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। तो इसमें लिख लीजिए, दे आर ऑल्सो maintain the demand and supply of the currencies.
ठीक है, कोई डिफरेंस अगर आता है डिमांड एंड सप्लाई में तो उसको भी वाइपिंग आउट करते हैं, यानी क्लियरिंग हाउस का भी काम करते हैं ये। अगर कोई डिफरेंस है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके गैप को भी खत्म करना, उसको डिफरेंसेस को खत्म करने का भी काम कौन करता है? फॉरेन, ये कॉमर्शियल बैंक। इंपोर्टर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, दे आर, जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं इंपोर्टर, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं एक्सपोर्टर। तो ये दूसरे टूरिस्ट हो गए या फिर इन्वेस्टर्स हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं? दे आर द एक्चुअल यूजर ऑफ द फॉरेन करेंसीज वगैरह के एक्चुअल यूजर होते हैं, और इसको खरीदने के लिए कहा जाता है कॉमर्शियल बैंक। तो यू कैन राइट दैट एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स, tourists, investors and immigrants, they are the actual user of the currency, they are the actual user of the currencies, they are the actual user of the currencies, and they approach commercial banks to buy it, and they approach commercial banks to buy it। यानी कि ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे लोग, सबसे एक ना एक पिरामिड है, एक पिरामिड बनाइए, सबसे पहले एक ना ऐसे पिरामिड बनाइए, ठीक है? उस पिरामिड में सबसे नीचे लिखिए एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, टूरिस्ट, इन्वेस्टर, इमिग्रेंट। उसके ऊपर लिखिए कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक के ऊपर लिखिए ब्रोकर, और सबसे ऊपर लिखिए सेंट्रल बैंक, सबसे ऊपर लिखिए सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी कि ये डिपेंडेंसी बता रहा है, जैसे सबसे नीचे में जो लोग हैं यानी इमिग्रेंट्स, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इन्वेस्टर वगैरह हैं, वो डिपेंडेंट है कॉमर्शियल बैंक पे। क्लियर है ना? इफ दे वांट करेंसीज दे आर गोइंग टू अप्रोच टू द कॉमर्शियल बैंक, एंड इफ द कॉमर्शियल बैंक नीड्स मनी, नीड्स करेंसी, दे आर गोइंग टू अप्रोच ब्रोकर्स। क्लियर हो रहा है? एंड द ब्रोकर इज गोइंग टू अप्रोच द सेंट्रल बैंक। तो दिस इज द बेसिक पिरामिड इन विच कौन कौन किस पे डिपेंडेंट है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, लिख लिया कि इमिग्रेंट्स वगैरह डिपेंडेंट है ऑन द कॉमर्शियल बैंक, एंड कॉमर्शियल बैंक इज डिपेंडेंट अपॉन द ब्रोकर्स। नेक्स्ट लिखिए फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स कौन होते हैं? द थर्ड लेयर ऑफ द मार्केट इज शोइंग द ब्रोकर्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। ब्रोकर का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ब्रोकर को तो मैंने पहले बोला था कि वो मेडिएटर होता है, इसको हम कहते हैं बिचौलिया, एजेंट होता है एक तरीके का। ठीक है, सो ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनके बारे लिखिए कि these brokers function as a, these brokers function as a, these brokers function as a, ये जो ब्रोकर्स हैं वो क्या काम करते हैं? these brokers function as a as a link between, LIN के link between the central bank and the commercial bank, यानी सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में लिंक बनाने का काम कौन करता है? आपका फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। ठीक है, दे आर मेकिंग लिंक बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, एंड ऑल्सो बिटवीन द एक्चुअल बायर्स एंड कॉमर्शियल बैंक। तो ये बेसिकली लिंक बनाता है किसके बीच में? जो सेंट्रल बैंक है उनके और कॉमर्शियल बैंक के बीच में, और एक्चुअल बायर्स और कॉमर्शियल बायर के बीच में। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ द मार्केट इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा सोर्स है, इनसे बहुत ज्यादा मार्केट इंफॉर्मेशन पता लगता है। कौन से मार्केट का? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। ठीक है, these are the person who do not themselves buy the foreign currency, ये खुद फॉरेन करेंसी नहीं खरीदेंगे, but they rather strike a deal between the buyers and the seller on the commission basis। यानी ये जो brokers होते हैं, they are not buying the foreign currency, but they are basically making the deal between the two banks and the RBI and all, any buyers और seller के बीच में डील करवाने का काम करवा देता है वो ब्रोकर, और इसका जो इनकम होता है वो होता है कमीशन बेस्ड। कमीशन बेस्ड इनकम होगा, ये खरीद करके बेचता नहीं है, ये डील करवा देता है। क्लियर है? समझ में आ गया? फॉरेन, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए
ये फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेंट्स जो है ना ये सेम ही आएगा, स्ट्रक्चर में भी आप लिख सकते हैं ये सारे लोग आते हैं और पार्टिसिपेंट्स भी यही हैं सारे जो बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं। या कोई क्या बोल रहे हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, दे कैन बी एन एजेंसी, दे कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं वो। लेकिन यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो ये होते हैं खुद नहीं खरीदते हैं करेंसी, बस ये डील करवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, एपेक्स बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वर्क करता है एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी अगर किसी बैंक को कभी लोन नहीं मिलता है तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है, फाइनली ये लोन प्रोवाइड करता है। कस्टेडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, ठीक है, कस्टेडियन यानी कि बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह जो भी है, ये सॉरी करेंसी वगैरह जो भी है उनको ये क्या करता है, कस्टडी में रखता है, कुछ रिजर्व रखता है। और सेंट्रल बैंक के पास पावर है रेगुलेट करने का और कंट्रोल करने का, क्या, रेगुलेट एंड कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्लियर है। नेक्स्ट, एंड ये वर्क एश्योर करता है, बेसिकली एक मेजर फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा है उनको भी देखा जाए, डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है, ये खुद इंटरफेयर करेगा, और इसी की कंट्रोल में बहुत सारी चीजें तो रेगुलेट करने का राइट भी इन्हीं के हाथ में होता है। तो ये सारी जो थी आपकी सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टर्स, इमिग्रेंट्स, टूरिस्ट वगैरह जो भी हैं, कॉमर्शियल बैंक, ब्रोकर्स, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं किसके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? अब लिखिए टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है पता लग गया? अच्छा मैं एक चीज, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, कौन कौन सा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, तो उसमें सबसे पहला लिखिए स्पॉट ट्रांजैक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन, एसपीओटी, स्पॉट ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, FORWARD, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट लिखिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन, स्पॉट ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, स्वैप ट्रांजैक्शन, SWAP, स्वैप ट्रांजैक्शन, and last is option transaction, OPTION, option transaction, option transaction, swap transaction, future transaction, forward transaction, spot transaction, ये 5 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। और बाकी जो ये इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इलैबोरेट करूंगी, और हम लोग क्लास नेक्स्ट क्लास में यही इसी टॉपिक से टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज क्लास में उसको रेज कीजिए, क्लास के पहले, क्लास के बाद, जब भी आप फ्री हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विल मीट ऑन नेक्स्ट, अब हम ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।